तो चलिए शुरुआत करते हैं मिस हामोरबी पार्ट 13 की। अगले दिन चार्यम और बारम दोनों ऑफिस में होते हैं तो फिर चार्यम एक आर्टिकल पढ़ के बोल रही होती है कि रियलिटी वाकई में बहुत बुरी होती है हॉरर मूवीज से। फिर बारम पूछ रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया है। चार्यम बता रही होती है कि एक प्रोफेसर अपनी एक स्टूडेंट को ड्रिंक करने के लिए ले गया और वो उसे लगातार ड्रिंक कराता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गई। बेहोश होने के बाद वो अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है और वहां पर उसका रेप करता है। ये बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है क्योंकि जो उसका वारंट है वो भी डिसमिस कर दिया गया है। जितने भी लोग अमीर होते हैं वो अपने पावर और पैसे का यूज करते कभी भी रिहा हो सकते हैं। बारम कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो क्योंकि अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं दी गई है। फिर चारम कुछ भी नहीं बोलती है। अगले दिन बारम एक मेल पढ़ रहा होता है। फिर वो चारम से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपना कंपोजर रखना होगा क्योंकि जिस केस के बारे में तुम बात कर रही थी कल, वो केस हमारे डिपार्टमेंट को असाइन हुआ है। और जो प्रोफेसर के इन लॉ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो एनजे ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जो एनजे ग्रुप की हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उनके हस्बैंड है प्रोफेसर। कुछ देर बाद चा और योम चीफ जज हांसेसांग के पास जाते हैं और उनसे बात कर रही होती है केस से रिलेटेड। चीफ जज पूछ रहे होते हैं कि वाकई में जो तुम्हारा फैसला है वो इन्फ्लुएंस करेगा। चार्यम बोल रही होती है कि ऐसा तो नहीं है लेकिन जितने भी लोग हैं वो मुझे गलती समझेंगे क्योंकि मैं योंगजुन को जानती हूँ। चीफ जज कुछ भी नहीं बोलते। फिर कुछ घंटे बाद वो तीनों कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पर ट्रायल की हियरिंग स्टार्ट करते हैं। तो फिर सबसे पहले जो विक्टिम का लॉयर होता है वो डिफेंडेंट से पूछ रहा होता है कि आप एग्री करते हैं कि ये एक सेक्सुअल असॉल्ट केस है। डिफेंडेंट मना कर देता है। फिर लॉयर बोल रहा होता है कि लेकिन विक्टिम का ऐसा कहना है कि तुमने उसकी एडवांटेज ली हैवीली ड्रिंक करा के, क्या तुम सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व नहीं थे। डिफेंडेंट बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं है बल्कि ये चीज़ दोनों के कंसेंट से हुई है। लॉयर पूछ रहा होता है क्या विक्टिम तुम्हारे साथ सेक्स करना चाह रही थी। डिफेंडेंट बोल रहा होता है क्या ये करने के लिए कोई वर्बल कंसेंट चाहिए होता है। फिर विक्टिम का लॉयर कोई भी सवाल नहीं पूछता और वहां पर विक्टिम को बुलाया जाता है। अब बारी होती है डिफेंडेंट के लॉयर की। तो फिर विक्टिम से पूछ रहा होता है क्या तुम प्राइवेट रूम में गई थी डिफेंडेंट के साथ एक मील खाने के लिए। विक्टिम बता रही होती है कि मुझे प्रोफेसर ने कॉल किया था कि वो मेरी थीसिस के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। लॉयर पूछ रहा होता है क्या आप किसी और ही प्रोफेसर के साथ गई हो प्राइवेट में खाना खाने के लिए। विक्टिम कह रही होती है कि मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि इन्होंने मुझे कॉल किया था। फिर लॉयर बोल रहा होता है कि जब आप दोनों ड्रिंक कर रहे थे तो फिर तुम बहुत ज़्यादा हंस रही थी। साथ ही में जब तुम टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे थे डिफेंडेंट को उसमें कई सारे इमोजीज और सिंबल थे। विक्टिम कह रही होती है कि मैं हमेशा ऐसे ही चैट करती हूँ इमोजीज के साथ। फिर वो लॉयर उन दोनों की चैटिंग सबको दिखाता है और वो बोल रहा होता है कि अगर हम कॉमन सेंस से बात करें तो इस चैट में ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ऑफेंडर और विक्टिम बात कर रहे हैं आपस में। क्या डिफेंडेंट ने तुम्हें फोर्स किया था ड्रिंक करने के लिए रेस्टोरेंट में। विक्टिम मना करती है। फिर लॉयर बोल रहा होता है कि तुमने अपनी मर्जी से इतनी ज़्यादा ड्रिंक की कि तुम अपनी बॉडी संभाल भी नहीं पा रही थी। तुम डिफेंडेंट के सामने बैठी थी, क्या डिफेंडेंट ने अपनी अट्रैक्शन के बारे में तुम्हें बताया था। विक्टिम हाँ कहते। फिर लॉयर बोल रहा होता है कि चलो दोबारा कॉमन सेंस से सोचते हैं। अगर डिफेंडेंट ने ऐसा किया था तो फिर एज अ वुमन तुमने कोई भी प्रोटेस्ट का शाइन नहीं शो किया। तुम जब तक ड्रिंक करती थी जब तक तुम्हारी बॉडी में कोई कंट्रोल नहीं रहा। इससे तो ऐसा ही लगता है कि तुम भी प्रोफेसर में इंटरेस्टेड थी। विक्टिम कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं प्रोफेसर से अट्रैक्टेड नहीं थी। लॉयर बोल रहा होता है कि भले ही तुम फेस से अट्रैक्टेड ना हो बल्कि इनकी पावर से होगी क्योंकि इनकी हेल्प से तुम्हें कोई भी बड़ा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हायर कर लेगा। इस बात पर चीफ जज गुस्सा हो जाते हैं और वो लॉयर से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने वर्ड्स का सही से यूज़ करना चाहिए। लॉयर माफ़ी मांगता है। फिर इसके बाद वो विक्टिम से पूछ रहा होता है कि ये हादसा होने के बाद तुमने अगले दिन कंप्लेंट क्यों नहीं की बल्कि तुमने एक हफ्ते बाद रिपोर्ट की, ऐसा क्यों। विक्टिम कह रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस वजह से मैंने कंप्लेंट नहीं की। ऐसे ही वो कुछ और क्वेश्चन पूछता है लेकिन उस केस का फैसला आज नहीं हो पाता है। इसी वजह से कोर्ट को आज के लिए अर्जन कर दिया जाता है। कुछ देर बाद चा और योम, डो योन, जी यंग और डांडी चारों बाहर बैठे होते हैं और केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। जियोंग का आज बर्थडे होता है तो फिर चारों बोल रही होती है क्यों ना हम किसी और दिन चलें सेलिब्रेट करने के लिए, आज का पूरा दिन इस केस ही में निकल गया हमारा। तभी डोइन बोलती है कि हम चारों आज ही चलेंगे, वैसे भी तुम कभी क्लब नहीं गई हो तो फिर मैं आज तुम्हें क्लब लेकर चलती हूँ। ये सुनते ही वो खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में चला जाते हैं काम खत्म करने के लिए। बारम भी ऑफिस में होता है तो फिर वो चारम से पूछ रहा होता है क्यों ना हम आज डिनर के लिए चलें बाहर। चारम मना करती है और वो बोल रही होती है कि मैं पहले से डिनर के लिए जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। फिर वो अपना काम कंप्लीट करती है और उन तीनों के साथ बाहर चली जाती है। फिर वो चारों रात को तैयार होकर क्लब में जाते हैं। इधर बो वांग बारम के ऑफिस में जाता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें बाहर चलना चाहिए। बारम पूछने लग जाता है कि कहाँ पर। बो वांग बता रहा होता है कि मैंने अभी डोयन से बात करी और वो एक क्लब में है, उसके साथ में जी यंग और डांडी भी है। वो सारे वहाँ पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर बारम कोई भी रिएक्शन नहीं देता। फिर बोवांग बोलता है कि वहाँ पर चार्योम भी है। ये सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो पूछ रहा होता है कि वो सारे पार्टी तो कर रहे होंगे, इसमें बुरी बात क्या है। बोवांग बोल रहा होता है कि बुरी बात तो नहीं है लेकिन वो वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, क्या पता कोई लड़का वहाँ पर उन्हें छेड़ रहा हो ड्रिंक करके। तभी चार्योम अपना कोट लेता है और फटाफट बाहर निकल जाता है और बोवांग भी उसके पीछे पीछे चल देता है। इधर क्लब में वो चारों डांस कर रहे होते हैं और डांस करने के बाद वो सारे साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं।
कुछ ही देर बाद उनके पास दो लड़के आकर बैठ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारी डेट है, तुम हमारे साथ शैंपेन पियो। हमने साथ ही में एक वीआईपी रूम भी बुक किया है। फिर डांडी उन सबसे बोल रही होती है कि हम चारों को तुम अकेला छोड़ दो, हम खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोल रहा होता है, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर लड़कों को ढूंढ रही हो, तो फिर हमारा टाइम मत वेस्ट करो। तभी चारों कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी कॉमन सेंस तुम्हें क्या बता रही है, लेकिन जब भी कोई लड़की क्लब में आती है वो हमेशा लड़कों को नहीं ढूंढ रही होती। अगर ढूंढ भी रही है तो फिर वो लड़के तुम नहीं हो। तभी दूसरा लड़का बोलता है, क्या तुम्हें पता भी है कि इसके पेरेंट्स कौन है? ये बात सुनकर चारम उस लड़के की बेइज्जती कर देती है। तभी गुस्से में आकर वो लड़का एक बॉटल उठाता है, चारम को मारने जा रहा होता है, लेकिन उसी टाइम बारम वहां पर पहुंच जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम मेरा हाथ छोड़ो। तो फिर बारम बता रहा होता है कि मैं एक जज हूँ और यहाँ पर किसी को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो फिर वो ये लड़कियां नहीं बल्कि तुम हो। तभी डांडी खड़ी होती है, फिर वो अपने हाथ में एक बॉटल लेती है और उसे अपने हाथ से ही तोड़ देती है, एक कराटे चौक मारकर। तो फिर ये देखकर दोनों लड़के घबरा जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वहां पर बोवंग आता है और वो डोन के पास बैठकर पूछ रहा होता है, कहीं ये लड़के तुम्हें छेड़ तो नहीं रहे थे? डोन कुछ भी नहीं बोलती और मुस्कुराने लग जाती है। इसके बाद वो सारे साथ में ड्रिंक करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद जो दोनों लड़के उनके पास आकर बैठे होते हैं वो एक लड़की को बहुत सारा ड्रिंक करा के एक रूम में लेकर जा रहे होते हैं। फिर वो सारे उनके पास जाते हैं, उन दोनों लड़कों को रोक लेते हैं। चारों गुस्से में कह रही होती है कि तुम दोनों स्टूडेंट लगते हो, क्या तुम हमेशा जिंदगी भर के लिए जेल में बंद होना चाहते हो? उनमें से लड़का बोल रहा होता है कि हम सिर्फ ड्रिंक कर रहे थे, हम कोई रेपिस्ट नहीं है। चारम बोल रही होती है कि तुम इमेजिन करो, अगर तुम बेहोश हो और तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा? अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो फिर जब लड़की होश में हो तब उससे पूछो। लड़का कह रहा होता है कि वो हमेशा ही मना करती है और वैसे भी इस बात में कोई फन नहीं है। ये बात सुनकर बारम को गुस्सा आता है, फिर वो वहां पर ऑफिसर को बुलाता है और उन दोनों को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद वो सारे अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कोर्ट में दोबारा वो ट्रायल स्टार्ट करा जाता है। तो फिर वहां पर विटनेस के तौर पर उस होटल की मालकिन को बुलाया जाता है जिसमें कि प्रोफेसर और वो लड़की गए होते हैं। सबसे पहले विक्टिम का लॉयर उससे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। तो फिर जो लेडी होती है वो बोल रही होती है, मुझे लगा था कि ये दोनों कपल हैं, ऐसा वो अपनी स्टेटमेंट में बता रही होती है। फिर वो लॉयर पूछ रहा होता है कि आपके एंट्रेंस पर कोई भी फुटेज नहीं है वहाँ की, ऐसा क्यों? फिर वो लेडी कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन पूछ के उसे वहां से भेज दिया जाता है। इसके बाद वहां पर एक और लड़की को बुलाया जाता है जो कि विक्टिम की फ्रेंड होती है और उसने ऐसी स्टेटमेंट दी होती है जिसमें कि डिफेंडेंट विक्टिम को जबरदस्ती मॉडल में लेकर जा रहा होता है। विक्टिम की फ्रेंड बता रही होती है कि जो विक्टिम थी वो बेहोश थी और जो प्रोफेसर थे उसे लेकर जा रहे थे उस मॉडल में। इसके बाद जो डिफेंडेंट का लॉयर होता है वो विक्टिम की फ्रेंड से पूछ रहा होता है, मैंने सुना है कि तुम कई सारी काउंसिल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती हो, यहाँ तक कि जो फाउंडेशन की करप्शन होती है उसके लिए तुमने प्रोटेस्ट भी करा है, और यहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो हमारे प्रोफेसर की वाइफ है तुम उन्हें पसंद भी नहीं करती हो क्योंकि वो फाउंडेशन की चेयर वुमेन है। विक्टिम की फ्रेंड बोल रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं जानबूझकर प्रोफेसर को फंसाने की कोशिश कर रही हूँ? लॉयर बोल रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने डाउट बता रहा हूँ। और अगर आपने वैसे भी देखा था कि अगर विक्टिम बेहोश है और उसे जबरदस्ती ले आया जा रहा है तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं या फिर किसी को बताया क्यों नहीं? ऐसा भला कौन करता है अपने फ्रेंड के साथ? फ्रेंड कह रही होती है कि मैं उस टाइम पर डर गई थी, अब मुझे उसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। लॉयर कह रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता और वैसे भी विक्टिम के साथ तुम्हारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं थे, तुमने भी पहले कई बार विक्टिम के अगेंस्ट में बहुत सारी बातें बोली हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाती और आज के लिए कोर्ट को एडजर्न कर दिया जाता है। इसके बाद चार्योम, बारेम और चीजो तीनों कैफेटेरिया में जाते हैं और वहाँ पर लंच कर रहे होते हैं। चार्योम कह रही होती है कि हमेशा जो टॉप नॉच की लॉ फर्म होती है उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, और आखिर में जो एक विटनेस मिला वो भी हमेशा से डिफेंडेंट के खिलाफ ही था, ना ही हमें कोई फुटेज मिली। और ऐसे इत्तेफाक क्यों होते रहते हैं ऐसे केसेस में? वो लोग अमीर है, उसने आसानी से इतने महंगे लॉयर हायर कर लिए, क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है? चीजोज कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल ये अनफेयर है, लेकिन तुमने ही कहा था कि हमें झुकना नहीं है पावरफुल लोगों के सामने। ये हमेशा से स्ट्रक्चरली अनफेयर ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पावरफुल लोग क्लमजी नहीं होते, लेकिन वो कोई एविडेंस नहीं छोड़ते हैं, साथ ही में वो सबसे महंगे वकील भी हायर कर लेते हैं। तो फिर इस टाइम पर कोर्ट को क्या करना चाहिए? हमें हमेशा डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए उन लोगों को जो पावरफुल होते हैं सिचुएशन में। हम हमेशा ब्लाइंडली कमज़ोर लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें उसके लिए सबूत भी चाहिए होते हैं। मेरा सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रूल है कि हमें कोर्ट में न्यूट्रल रहना है, किसी भी पार्टी की तरफ बायस फील नहीं कराना है किसी को। फिर चारम कुछ भी नहीं कहती और वो अपने अपने ऑफिस में लौट जाते हैं। ऑफिस में बारम चारम की हेल्प कर रहा होता है कुछ फाइल्स उठाने में। तभी चारम बारम से पूछ रही होती है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। बारम चारम की तरफ देखकर बोल रहा होता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो फिर मैं हमेशा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा अलग हो और बहुत ही अलग तरीके से सोचती हो, और जितना ज़्यादा हम दोनों इंटरेक्ट होते हैं मैं उतना ही ज़्यादा अनश्योर होता रहता हूँ। फिर चारम कह रही होती है कि जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने कई सारी गलती की है और तुम हमेशा मेरे साथ में खड़े रहे हो, और इसी वजह से मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाई हूँ। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कब तक, लेकिन मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराती रहूँगी
क्योंकि तुम मेरे राइट सीट जज हो। बारे मुस्कुराने लग जाता है और कहता है कि हमें दोबारा काम करना स्टार्ट करना चाहिए। फिर वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। काम खत्म करने के बाद बारे अपने घर जा रही होती है, तभी उसके पास योंगजुन का कॉल आता है। फिर वो योंगजुन से मिलने के लिए जाती है और वो कह रहा होता है कि तुम उस दिन ऐसे क्यों चली गई थी मुझ पर चिल्लाकर, ऐसा क्या हुआ था। चारेम बोल रही होती है कि मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया है। योंगजुन पूछ रहा होता है कि तुम मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या ये सब तुमने बारम की वजह से किया, क्योंकि वैसे भी तुम हमेशा उसके बारे में बात करती रहती हो। चारम कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसा भी उस दिन जो हुआ था उसका एक रीज़न था। योंगजन रीज़न पूछ रहा होता है लेकिन वो नहीं बता पाती। फिर चारम बोल रही होती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी डर नहीं है, तुम इतने अमीर हो और तुम उसे ग्रांटेड के तौर पर लेते हो, तुम्हारे अंदर कोई भी फियर नहीं रहा है। योंगजन कह रहा होता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं अमीर पैदा हुआ हूँ तो फिर मैं वैसे ही जीऊँगा। अगर मैं दूसरों की हेल्प भी करूं गुड इंटेंशन थे तो भी तुम मुझे एक हिपोक्रेटी मानोगी, और शायद ये मेरे ब्रदर इन लॉ के बारे में है। चारोम कह रही होती है कि मैं केस के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। योंगजुन कह रहा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा, मेरे ब्रदर इन लॉ बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें मेरे फादर एनजी ग्रुप और मेरी बहन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैंने तुमसे आज तक कोई फेवर नहीं मांगा लेकिन आज पहली बार एक फेवर मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पे बिलीव करो। चारों मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो तीनों कोर्ट में होते हैं और ट्रायल को स्टार्ट करा जाता है। इस बार एक और विटनेस को बुलाया जाता है जो कि एज अ वेटर्स काम करते एक जैपनीज रेस्टोरेंट में जो कि यूनिवर्सिटी के पास होता है। वो वेटर्स अपनी गवाही देती है और जितनी भी गवाही उसने दी होती है वो सारी अगेंस्ट में होती है विक्टिम के। गवाही देते टाइम वो बार बार पीछे की ओर देख रही होती है। तभी चारे मुझसे पूछ रही होती है कि तुम बार बार पीछे की ओर क्यों देख रही हो, कौन वहाँ पर बैठा है। वेटर्स बोल रही होती है कि आप किसके बारे में बात कर रही हो, मैं तो पीछे मुड़ी ही नहीं हूँ। चारों में पीछे बैठे हुए आदमी को खड़ा करते पूछ रहे होते हैं कि आप कौन हो, तो फिर आदमी बता रहा होता है कि जिस रेस्टोरेंट में ये काम करती है मैं उसका मालिक हूँ। फिर चारों उस आदमी को बैठाती है और वो वेटर से पूछ रही होती है कि कोर्ट में आने से पहले तुम्हारे बॉस ने तुमसे कुछ बात की थी केस से रिलेटेड। वेटर्स इस बात का जवाब नहीं देती और वो क्वेश्चन को चेंज करने की कोशिश कर रही होती है बार बार, लेकिन चार एम्बुलेंस से बार पूछ रही होती है। फिर आखिर में वेटर्स बोल रही होती है मेरे बॉस ने कहा था कि जो प्रोफेसर है बहुत ही अच्छे इंसान हैं। चार एम पूछ रही होती है कि ऐसा क्यों। फिर वेटर्स बता रही होती है कि जो प्रोफेसर है वो हमारे एक रेगुलर क्लाइंट हैं और हमारे बॉस उन्हें बहुत ही अच्छे से जानते हैं। इसके बाद चार एम पूछ रही होती है कि डिफेंस से कोई तुमसे मिलने के लिए आया था। वेटर्स इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देती। तभी डिफेंस लॉयर खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि जो डिफेंडेंट की वाइफ थी वो रेस्टोरेंट ओनर के पास गई थी, साथ ही में वो वेटर से मिलने गई थी ताकि वो कोर्ट में अपनी गवाही दे सके। तभी वेटर्स बोल रही होती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं काफ़ी डरी हुई थी, तभी जो डिफेंडेंट की वाइफ थी वो मेरे से मिलने के लिए आई थी ताकि मैं कोर्ट में गवाही दे सकूं। इसके बाद चारम गुस्से से वेटर्स की ओर देखकर बोल रही होती है कि अगर तुमने कुछ झूठ बोला है तो फिर तुम उसे सुधार सकती हो सच बोलकर, अगर मैं बाद में पता चला कि कुछ गलत है तो फिर तुम पे भी काफ़ी सारे चार्जेस लगाए जाएंगे। वेटर्स थोड़ी सी घबरा जाती है और बोल रही होती है कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, लेकिन एक बात मैंने छोड़ दी थी, जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो फिर उसके कुछ देर बाद मैं बाथरूम गई और मुझे वहाँ पर एक लड़की मिली जो कि फ्लोर पर लेटी हुई थी। वो वॉमिटिंग कर रही थी और किसी तरीके से अपने आप को जगाने की कोशिश कर रही थी, और वॉमिटिंग करने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में वापस चली जाती है। फिर चीफ जज डिफेंडेंट को खड़ा करते और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें क्लोजिंग आर्गुमेंट देनी होगी। डिफेंडेंट खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरी स्टूडेंट ने ड्रिंक कर रखी थी लेकिन वो उतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं थी। मैं ऑनेस्ट गवाही देता हूँ कि मैं मानता हूँ ये शेमफुल है, मैंने अपने स्टूडेंट की तरफ एक डिज़ायर फील की, मैं उसे लगातार ड्रिंक दे रहा था ताकि हम दोनों के बीच में कुछ हो जाए। मुझे पता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती मोटर नहीं लेकर गया और उसने भी रेजिस्ट नहीं किया। ये कहकर वो रोने लग जाता है। तो फिर चीफ जज कुछ भी फैसला नहीं सुनाते और आज के लिए कोर्ट को एडजर्न कर देते हैं। अगले दिन फाइनल हियरिंग होती है उस ट्रायल की। तो फिर उससे पहले चारेम और बारेम को चीफ जज अपने ऑफिस में बुलाते हैं डिस्कशन करने के लिए। काफ़ी देर तक डिस्कशन करने के बाद वो तीनों कोर्ट में जाते हैं अपना फैसला सुनाने के लिए। फिर चीफ जज डिफेंडर को खड़ा करते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम गिल्टी फाउंड हुए हो, इसी वजह से तुम्हें 4 साल की सज़ा दी जा रही है। ये सुनने के बाद ही डिफेंडेंट वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ऑफिसर वहां पर आते हैं और वो उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद चीफ जज चारेम और बारेम को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और वहां पर अपने ड्रॉअर में से कुछ लेटर्स बाहर निकालते हैं। फिर वो बता रहे होते हैं कि ये लेटर एक डिफेंडेंट ने लिखे हैं जो कि मुझसे डेथ पेनल्टी रिसीव करने वाला था। उस पर चार्जेस लगे थे कि उसने 3 औरतों को मार दिया था। हमारे पास सारे एविडेंस थे उसे गिल्टी प्रूव करने के और मैं उसे सज़ा देने ही जा रहा था, लेकिन उससे पहले और डिफेंडेंट ने सिर्फ एक ही लड़की को मारा था, इसी वजह से उसे 17 साल की जेल हो गई। करीबन 7 सालों से ऐसे ही वो न्यू ईयर पे मुझे हमेशा एक लेटर भेजता है और हमेशा लिखता है कि मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, और ये सारी बातें वो पोलाइट तरीके से लिखता है। फिर चीफ जज ड्रॉअर में से एक और लेटर निकालते हैं और वो लेटर होता है रेजिग्नेशन का, और वो बता रहे होते हैं कि ये लेटर मेरा रेजिग्नेशन का है। मैं ये चीफ जज को देने के लिए गया था लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया। तब से ही लेटर मैं हमेशा से अपने करीब रखता हूँ। जो भी तुमने कहा था पावरफुल और पावरलेस लोगों के बारे में वो गलत नहीं था।
सिवाय एक बात के कि कोर्ट में सबसे पावरफुल पर्सन हम होते हैं और साथ ही में सबसे डेंजरस भी हम ही होते हैं। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये पार्ट।